जिस तरह से हमने एक सिंपल सी चीज़ देखी थी और सिंपल सा डिविजन एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको बताया था, आज उसको हम प्रूव करेंगे। वो क्या था कि अगर हमारे पास दो इंटीजर हैं ए और बी, ए और बी हमारे पास दो इंटीजर हैं और हम क्या करते हैं, b को डिवाइड करते हैं a पे, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगा, कोई क्वोशंट आ जाएगा और डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। और इस चीज़ को मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्वोशंट बोलते हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट ए क्यू प्लस आर, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और हम शर्त रख लेते हैं कि ए पॉजिटिव होना चाहिए और ए बी से छोटा होना चाहिए, क्योंकि ए बी से छोटा होगा तभी डिवाइड कर सकेंगे, अदरवाइज तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकेंगे इसको। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक नंबर 10 है और उसको हम 4 पे डिवाइड करते हैं, तो 4 2s are 8 और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 2। तो ये हमारे पास डिविडेंड हो गया, ये क्वोशंट हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 10 जो कि डिविडेंड है इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। देखें 4 2s are 8 प्लस 2, ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी चीज़ को यानी b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, इस चीज़ को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। और इसी चीज़ को हम आज प्रूव करेंगे कि डिवीजन एल्गोरिदम को प्रूव किस तरह किया जा सकता है, मतलब विदाउट यूजिंग नंबर्स। हम नंबर्स को यूज़ किए बगैर हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये डिवीजन एल्गोरिदम जो है ट्रू है। जैसे मैंने आपको नंबर की एग्जांपल दी, 10 इज इक्वल टू 4 2s are 8 प्लस 2, यहाँ भी 10 आ गया, यहाँ भी 10 आ गया और ये ट्रू है। इसका मतलब है नंबर के जरिए तो प्रूव कर दिया, लेकिन हम ज्योमेट्रिक हम उसके जरिए अलजेब्रिकली प्रूव करना चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्टली प्रूव करना चाहते हैं कि ये ट्रू है। और यहाँ पे दूसरी एक शर्त ये होती है कि जो हमारा आर होता है ये या तो ज़ीरो होगा यानी या तो ज़ीरो होगा या अगर ज़ीरो से बड़ा हुआ तो ये मस्ट है कि ये डिवाइज़र से हमेशा छोटा होगा। यानी जिसमें नंबर पे आप डिवाइड कर रहे होंगे उस नंबर से ये हमेशा छोटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो रिमाइंडर है वो आपके डिवाइज़र से बड़ा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आपकी डिवीजन ठीक नहीं है, आपने डिवीजन ही ठीक नहीं की। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इस डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। हम नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो जो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम इसकी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, हम कर लेते हैं ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, बी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ए को पॉजिटिव, हम जो डिवाइजर लेते हैं हम आमतौर पर उसको पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमने कहा कि ए पॉजिटिव है, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स, वो कौन सा, वो क्वोशंट होगा और रिमाइंडर होगा। हमारे पास दो यूनिक इंटीजर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, Q एंड R, दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे Q एंड R सच दैट, और कैसे होंगे, और वो ऐसे दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे कि हम B को लिख सकेंगे ए क्यू प्लस आर की फॉर्म में। यानी यहाँ पे अगर B डिविडेंड हुआ, अगर हम ए को यानी अब b को डिवाइड करते हैं ए के साथ, तो हम b को फिर लिख सकें ए क्यू प्लस आर एंड, और यहाँ पे जो मैंने दूसरी बात बताई है आपको कि r हमारा क्या होना चाहिए, ज़ीरो से बड़ा और डिवाइज़र से छोटा। और डिवाइज़र हम किसको ले रहे हैं, a को ले रहे हैं। ठीक है, b2 पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे
एक और बात यहाँ पे आप लोग याद रखें समझने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे b को ले रहे हैं डिविडेंड और a को ले रहे हैं डिवाइज़र, तो यहाँ पे अंडरस्टूड है कि b बड़ा होगा, क्योंकि अगर b बड़ा ना हुआ तो हम a से डिवाइड ही नहीं कर सकेंगे। लेट a एंड b बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे आप एक और इस यहाँ पे इंक्लूड करें, इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें कि b इज़ ग्रेटर देन a। अच्छी बात है, लिखें। वैसे आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि b हमारा a से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर हम डिवाइड करेंगे तो अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होगा। अच्छा बच्चों, इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूफ देखें इसका। हमने कहा लेट S बी अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्ज करें कि हमारे पास S जो है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं डेट आर ग्रेटर देन b ओवर a। ये ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो b ओवर a से बड़े हैं, सारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हमने b को डिवाइड किया a पे, तो हमने यहाँ पे इसलिए ये फर्ज कर लिया कि एक ऐसा सेट ले लिया जिसमें सारे इंटीजर्स हैं और वो सारे इंटीजर्स b ओवर a से बड़े हैं। ये हमने लेट कर लिया। देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी या वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई सेट होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई सबसेट होगा, तो उसका लीस्ट एलिमेंट हमारे पास ज़रूर होगा। अब हमने जो s लिया है वो पॉजिटिव इंटीजर में से ही लिया है, इसका मतलब है s एक सबसेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो इसका कोई लीस्ट एलिमेंट ज़रूर होगा। लेकिन ये s चूँकि इसमें सारे एलिमेंट्स b ओवर a से बड़े थे, तो इसका मतलब है इसका लीस्ट एलिमेंट जो होगा वो भी b ओवर a से बड़ा होगा। इसका जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो भी b ओवर a से बड़ा। मैं आपको इससे एक एग्जांपल के जरिए इसको इलस्ट्रेट करता हूँ पहले। लेकिन जो फर्ज करें हमने कहा कि हमारे पास b ओवर a फर्ज करें 2.3 आता है, हमारे पास b ओवर a 2.3 आता है। तो एक ऐसा सेट लो जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो और इससे बड़ा हो, तो वो कोई भी आप सेट लिख लें। फर्ज करें हम लिख लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15, चले हम यहाँ तक। तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। सेट S जो है वो एक सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है, और ऐसा है कि जो 2.3 से बड़ा है, और हम इसको अप टू इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। सारे इंटीजर्स ही b ओवर a से आगे जितने भी आएंगे वो सारे ही 2.3 से बड़े होंगे। अब इस सेट के अंदर हमारी वेल ऑर्डरिंग जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि इस सेट के अंदर हमारे पास एक सबसे छोटा लीस्ट एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 एक सबसे छोटा एलिमेंट मौजूद है, और ये जो सबसे छोटा एलिमेंट है इस सेट S का, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो भी 2.3 से बड़ा है। यानी अगरचे वो पूरे सेट से छोटा है, लेकिन हमने तो सेट लिया ही ऐसा था जो इस नंबर से बड़ा हो, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट का लीस्ट एलिमेंट 3 है ये भी 2.3 से बड़ा होगा। तो हम कहते हैं कि यानी यहाँ से तो हमें ये कंफर्म हो गया कि कोई भी सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहता है कि उसका लीस्ट एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा, और चूंकि इसमें सारे एलिमेंट 2.3 से बड़े हैं यानी b ओवर a से बड़े हैं, तो इसका जो लीस्ट एलिमेंट है वो भी b ओवर a से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात समझे, अगर हम इसके लीस्ट एलिमेंट में से एक नंबर माइनस कर दें, फर्ज करें ये हमारे पास 3 है तो हमने 1 को माइनस कर दिया, तो अब ये क्या आ गया 2। तो अब ये जो आंसर आएगा 2 जो आएगा ये हमारे इस नंबर से 2.3 से या तो इसके बराबर होगा या इससे छोटा हो जाएगा। यानी अब ये जो 2 है ये लेस और इक्वल होगा b ओवर 1 जो हमने 2.3 लिया हुआ है, क्योंकि अब हमने माइनस कर दिया, 1 को माइनस कर दिया है। अब इसका मतलब है लीस्ट एलिमेंट जो इसके जस्ट बाद शुरू हो रहे थे वो माइनस करने से इसके पीछे आ गया। यानी अगर हमारे पास अगर हम रियल नंबर लाइन की बात करें
और यहाँ पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 3 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे कहीं पे होगा 2.3। तो हमने कहा कि आप ऐसा ऐसे सारे इंटीजर्स ले लें जो 2.3 से बड़े हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स डेट आर ग्रेटर देन 2.3, तो सारे ले लिए। तो अब इनमें से यहाँ से शुरू हो जाएंगे 3, 4, 5 टू सो ऑन, ये सारे इंटीजर्स शामिल होंगे। अब जैसे ही आप इसमें से -1 करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे 2 पे, और ये 2 जो है ये देखें 2.3 से छोटा है। या मैक्सिमम अगर हम कहते हैं जी हमारा b/a जो है ना वो 2 है, b/a 2 है, और इससे बड़े सारे इंटीजर्स ले लें। अगर हम b/a को 2 लेते हैं, अब हमने 2.3 लिया हुआ है, अगर 2 लेते तो ये सारे इंटीजर्स हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं 3, 4, 5, 6, और अगर हम इसमें से -1 कर दें तो अब ये 2 के इक्वल आता, यानी -1 करने से 2 के इक्वल आ रहा है, या अगर 2.3 लेते हैं तो उससे छोटा आ रहा है। तो ये बात कंफर्म होनी चाहिए कि जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो तो हमारा b/a से बड़ा होगा, लेकिन अगर लीस्ट एलिमेंट में से 1 को माइनस कर देंगे तो वो इससे छोटा या इसके बराबर हो जाएगा। अब आते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमें कहता है कि S कंटेन्स लीस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट T such that तो जो T एलिमेंट होगा वो b/a से तो बड़ा होगा, लेकिन अगर उसमें से हम -1 कर दें तो वो छोटा या बराबर हो जाएगा b-1 के। तो ये हमने एक तो यहाँ पे यूज़ किया T को फाइंड आउट करने के लिए, T को जानने के लिए हमने वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल को लिया, और फिर हमने इसको देखा रियल नंबर लाइन के ऊपर सेट ऑफ इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके मुताबिक अगर -1 करेंगे तो ये जो नंबर आएगा ये छोटा या बराबर होगा b/a के। अच्छा बच्चों, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने a को पॉजिटिव लिया हुआ है, और इनइक्वालिटीज में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके सिंबल्स के ऊपर, उसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, इस पूरी इनइक्वालिटी को a से मल्टीप्लाई कर दिया। हम लिख लेते हैं सिंस a इज पॉजिटिव, सो मल्टीप्लाइंग 1 बाई a। तो a से मल्टीप्लाई करें ज़रा, तो क्या आएगा आपके पास, इस सारे को a से मल्टीप्लाई करें तो a इंटू t-1, और यहाँ पे a इंटू b/a, तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास at। तो हमारे पास आ गया a इंटू t-1 इज लेसर इक्वल टू b इज लेसर इक्वल टू at, ये हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे लेट कर लिया। देखो अगर t एक इंटीजर है, t हमने क्या लिया था, t इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ सेट s, और सेट s क्या था, वो तो सबसेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स था। इसका मतलब है t भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर t एक पॉजिटिव इंटीजर है तो t-1 भी एक इंटीजर होगा। तो हमने क्या किया कि इस t-1 को q रख लिया, लेट t-1 इज इक्वल टू q, देन तो फिर यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी q+1। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करें इसके अंदर, इसको 2 कह लें, ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 बिकम्स aq लेसर इक्वल टू b इज लेस और इक्वल टू a इंटू टी की वैल्यू हमारे पास क्या है q+1, तो q+1 आ गया। यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं aq इज लेसर इक्वल टू b इज लेसर इक्वल टू aq प्लस a, ये आ जाएगा आपके पास। अब बच्चों क्या करें, इस पूरी इनइक्वालिटी में हमने -aq कर लिया, aq -aq यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो यहाँ पे करेंगे तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 0 इज लेसर इक्वल टू, यहाँ पे भी aq को माइनस कर दें तो b -aq आ गया,
इज लेस आर इक्वल टू, यहाँ से भी ए क्यू माइनस कर दें तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे ए रह जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया, इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास b माइनस क्यू ए क्यू है ये r के इक्वल है। टेक, देखो है ये भी इंटीजर, b माइनस ए क्यू एक इंटीजर है क्योंकि b भी एक इंटीजर था, a भी एक इंटीजर था, और मैंने जो q लेट किया था वो मैंने आपको बताया कि ये इंटीजर है, और q इंटीजर है मैंने उसकी वजह बताई आपको, क्योंकि t एक इंटीजर था, t इज द लीस्ट एलिमेंट ऑफ सेट s, तो अगर वो इंटीजर है तो उसमें -1 करने से भी एक इंटीजर आएगा, तो q भी एक इंटीजर है। अब a और q को दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी एक इंटीजर आता है, दो इंटीजर को आपस में सब्सट्रैक्ट करें तो ये भी एक इंटीजर आएगा। तो हमने फर्ज कर लिया कि जो b माइनस ए क्यू है, टेक b माइनस ए क्यू इज इक्वल टू r। अगर b माइनस ए क्यू इज इक्वल टू r है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस r। तो यही तो बात हमने प्रूव करनी थी, तो b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस r आ गया। और फ्रॉम 3 जो दूसरी सात प्रूफ जो सात चीज़ थी कि r हमारा जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल और a से छोटा होना चाहिए। फ्रॉम 3 अगर ये चीज़ r के इक्वल है तो यहाँ पे r को रखें तो क्या आएगा, 0 इज लेस आर इक्वल टू r इज लेस देन a। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्रूफ था जो कि था इसका डिवीजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस completes द प्रूफ। और ये आपको बता चुका हूँ कि Q को हम क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं, और R को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट आप लोग ये देखें कि जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर एंड 0 इज़ लेस आर इक्वल टू r इज़ लेस देन a होना चाहिए। और शुरू में हम ये चीज़ लेट कर चुके थे कि b जो है वो बड़ा है a से और a एक पॉजिटिव है और ये दोनों इंटीजर हैं, a और b दोनों इंटीजर हैं। ये चीज़ हमने लेट की थी शुरू में, और ये चीज़ लेट करने से हमने ये चीज़ प्रूव कर ली। और इसमें b को बोलते थे डिविडेंड, a को डिवाइज़र, और q को क्या बोलते हैं, q को बोलते हैं कोशेंट। इसको हम कोशेंट बोलेंगे और r को हम बोलेंगे रिमाइंडर। और इसकी एक नोटेशन है लिखने की। अब जो कोशेंट है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू q इज इक्वल टू, कोशेंट जो है q को लिख सकेंगे b डिव a, q इज इक्वल टू b डिव a, इसको लिख सकते हैं जो कोशेंट होगा। और इसी तरह जो r है हमारे पास, उसको हम लिख सकते हैं b मॉड a। ये नोटेशंस हैं इसकी। जैसे फर्ज करें आपके पास, मैंने आपको जो पहले एग्जांपल दी थी कि हम एग्जांपल ले लेते हैं 11 को 4 पे डिवाइड करें। व्हेन 11 इज डिवाइडेड बाय 4, अगर हम 11 को 4 पे डिवाइड करें तो 11 को अंदर रखा और 4 पे डिवाइड किया, 4 2 are 8 और यहाँ पे बच गया 3। तो यहाँ पे हमारे पास डिविडेंड 11 है, डिवाइजर 4 है, कोशेंट 2 है और रिमाइंडर 3 है। तो अब हम अगर हमने लिखना हो कोशेंट और रिमाइंडर को तो हम इस तरह लिखेंगे। कोशेंट हमारे पास है कितना ये बताएं पहले, 2 है ना, तो 2 कोशेंट है और उसको लिखेंगे क्या, b डिव a। b कितना यहाँ पे हमारे पास 11 b है और ये जो 4 है ये a है, तो हम इसको लिखेंगे 11 डिव 4। तो 11 डिव 4 इज इक्वल टू 2, यानी हमारे पास जो, यानी 11 डिव 4 का मतलब है कोशेंट कितना है, 2 है, और रिमाइंडर हमारे पास कितना आया था, 3। तो 3 को हम क्या लिख सकेंगे, इसको हम लिखेंगे b मॉड a। तो b यहाँ पे कितना 11 और 11 मॉड 4। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हमें कोई छोटा सा क्वेश्चन दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप बताएं कोशेंट और रिमाइंडर क्या होगा, शॉर्ट में आ जाता है, तो हम इसको इस तरह से इस नोटेशन के अंदर लिखेंगे। हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर होना चाहिए वो आपके डिवाइजर से छोटा आना चाहिए, ये तो कंफर्म है।
और जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपका रिमाइंडर होगा, उसको आप इस नोटेशन के साथ, डिव और मॉड के नोटेशन के साथ लिख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि 15 इज़ डिवाइडेड बाय 9, तो हमारे पास डिवाइज़र क्या होगा, डिवाइज़र तो ये है, डिविडेंड ये है, तो हमें पूछा जा सकता है कि आप बता दें क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो हम यहाँ से बता सकते हैं, इस तरह से लिख के बता सकते हैं। दूसरे हमारे पास यहाँ पे कुछ फंक्शंस हैं, उनके थोड़ा सा उनके बारे में समझ लें। हमारे पास जो दो फंक्शन है, एक को हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन। अब ये फ्लोर और सीलिंग फंक्शन का क्या मतलब है, अब आप उसको एक कमरे की तरह समझ लें। यानी अगर हमारे पास ये एक रियल नंबर लाइन है और रियल नंबर लाइन के ऊपर कहीं भी दो इंटीजर हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करो ये 2 है और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, तो बच्चों यहाँ पे जितने भी इंटीजर होंगे, यहाँ पे जितने भी वो होंगे रियल नंबर्स होंगे, इंटीजर तो 2 और 3 हैं, इनके दरमियान कोई इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पे जितने भी रियल नंबर होंगे उन सब के लिए 3 जो है वो एज अ सीलिंग है, यानी एज अ छत है, और ये 2 है वो एज अ फ्लोर है। वो ऐसा इंटीजर है जो ग्रेटेस्ट है लेकिन इससे छोटा है। फ़र्ज़ करें हमें कहा जाता है कि 2.3, मैं अभी फंक्शन की नोटेशन यूज़ नहीं कर रहा, वैसे आपसे एक सीधा एक बात बता रहा हूँ, 2.3 है तो इसका फ्लोर क्या होगा, 2.3 जो है हमारे पास, इसका फ्लोर फंक्शन कितना आएगा, अगर हम इस पर फ्लोर फंक्शन अप्लाई करें तो 2.3 का कितना आएगा, तो फ्लोर इसका कितना है 2, तो इसका मतलब है इसको हम इस तरह लिखेंगे फिर कि फ्लोर ऑफ 2.3 इसके लिए इस तरह की नोटेशन यूज़ की जाती है, ब्रैकेट यूज़ की जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ नीचे इस तरह लिखा जाता है, ऊपर नहीं लिखा जाता, सिर्फ फ्लोर बनाया जाता है, उसका सीलिंग नहीं बनाई जाती। 2.3 का जो फ्लोर है वो हमारे पास क्या है, 2 है, और इसी तरह आपसे पूछूंगा 2.3 का सीलिंग क्या है, तो आप बताएंगे 3 है, क्योंकि इससे जस्ट बाद जो इंटीजर आ रहा है, कोई भी आप ले लें नंबर, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले लें, तो उसका जो सीलिंग है वो 3 है। 2.3 ले लें, 2.7, 2.8, 2.9, 2.999, 2.0009, इन सब का जो सीलिंग है वो 3 है। तो आपसे कोई पूछता है क्या बताएं 2.0095, इसका जो फ्लोर फंक्शन है, इस तरह हम उसको लिखेंगे, इसका जो सीलिंग फंक्शन है बल्कि वो क्या है, तो इसका जो सीलिंग फंक्शन है बच्चों वो 3 है, क्योंकि ये नंबर अब यहाँ पे कहीं आ चुका है, इस रूम के इस रूम की बात शुरू हो चुकी है, तो इसमें जो सीलिंग है वो 3 है और इसमें जो फ्लोर है वो 2 है। अच्छा, ये जो हमारे पास होता है फ्लोर फंक्शन, इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। जो फ्लोर फंक्शन है, फ्लोर फंक्शन is also called greatest integer function। यानी जो फ्लोर इस तरह से अगर लिखा जाएगा, यहाँ पे अगर x आएगा इस तरह से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसका मतलब है फ्लोर फंक्शन। यानी अगर हम दोनों पे लगा देंगे तो इसका मतलब भी फ्लोर फंक्शन ही होगा, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और इसको हम पढ़ेंगे फ्लोर फंक्शन। मैं आपको इसको अब ग्राफिंग पे नहीं जा रहा, आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखें। अब सिंपल हमने जवाब देने हैं, चूँकि नंबर्स के अंदर फ़र्ज़ करें आपको कहा जाता है आप बताएं कि फ्लोर ऑफ 2.9 कितना है, तो अब देखें 2.9 की सीलिंग कितनी है 3 और इसका फ्लोर कितना है 2, तो इसका फ्लोर हमें कुछ ज़्यादा हम बता देंगे 2 है। इसी तरह हमें कहा जाता है कि आप बताएं 3.4 का जो है ना वो सीलिंग फंक्शन कितना है, तो हम कहेंगे 3.4 के किस रूम के अंदर, ये 3 है ये 4 है, तो ये 3.4 तो इस रूम के अंदर है, इसका मतलब है इसका जो सीलिंग होगा वो 4 होगा। और इसी का 3.4 जो है इसका फ्लोर कितना होगा, इसका फ्लोर होगा 3। तो ये बड़ी सीधी सी चीज़ें हैं, बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। अब जो हमने लिखा था कि
ये जो हमने बात लिखी थी कि कोशेंट जो होता है हमारे पास, कोशेंट जो होता है वो बी डिव ए होता है, तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ये जो बी डिव ए है, इसको जब डिफाइन करते हैं कि बी डिव ए का क्या मतलब लेते हैं आप बी डिव ए का क्या मतलब लेते हैं, तो हम कहते हैं कि हम बी डिव ए का मतलब लेते हैं फ्लोर ऑफ बी ओवर ए, फ्लोर फंक्शन ऑफ बी ओवर ए। यानी इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब समझने के लिए आप लोग ये समझेंगे, फ़र्ज़ करें हमने डिवाइड किया 5 को 2 पर, तो अगर हम इसको पूरा पूरा डिवाइड करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, मैं अब रिमाइंडर की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 और यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया, 2 और 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखेंगे 2.5 यानी बी ओवर ए की जो टोटल वैल्यू आई है हमारे पास वो कितनी आई है, 2.5। तो बी डिव ए इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ दिस बी ओवर ए, ये क्वेश्चन नहीं अभी आया, ये बी ओवर ए की वैल्यू है, क्वेश्चन क्यू जो है वो उसमें डेसिमल फॉर्म नहीं आएगी, तो फ्लोर ऑफ 2.5, तो इसका मतलब है बी डिव ए यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि हमें फ्लोर पूछा जा रहा है और वो हम बताएंगे 2 होगा। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए फ्लोर फंक्शन के बारे में, फ्लोर फंक्शन क्या होता है, सीलिंग फंक्शन क्या होता है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो एक सिनोनिम है इसका फ्लोर फंक्शन का। इस चीज़ को बच्चों आप लोगों ने याद रखना है।